Hello everyone, I am Radha Khanagwal. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach about World History's topic World War One, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि वर्ल्ड वार वन कब से कब तक चला, किन देशों के बीच लड़ा गया, क्या कारण थे वर्ल्ड वार वन के होने के और क्या परिणाम रहे. So stay tuned and keep watching this video to the end. वर्ल्ड वार वन इंट्रोडक्शन देखते हैं. वर्ल्ड वार वन 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918 तक चला था. वर्ल्ड वार वन को द ग्रेट वॉर के नाम से जाना जाता है, द वॉर एंड टू ऑल वॉर एंड द ग्लोबल वॉर के नाम से भी जाना जाता है. द ग्रेट वॉर इसलिए क्योंकि उस समय में इतने बड़े लेवल पे कोई युद्ध हुआ ही नहीं था. द वॉर एंड टू ऑल वॉर्स इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि ये ऐसा युद्ध है जो सभी युद्धों का अंत कर देगा. ग्लोबल वॉर वैश्विक युद्ध. ठीक है, अब हम चलते हैं द बेलिजरेंट्स, यानी कि ये युद्ध था किन कंट्रीज के बीच में. बेसिकली ये वॉर था एलीट पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में. एलीट पावर्स वो पावर्स थी या वो कंट्रीज थी जो ज़्यादा रिच थी, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे और जो ज़्यादा डेवलप्ड थी. सेंट्रल पावर्स वो पावर्स थी जो सेंट्रल यूरोप के अंडर आती थी, यानी कि जिनका जोग्राफिकल एरिया जो था वो सेंट्रल यूरोप के अंडर आता था. अब देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज इनमें आती हैं. एलीट पावर्स में आते हैं रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान एंड द यूएसए. सेंट्रल पावर्स में देखते हैं ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर. ऑस्ट्रो हंगेरियन के अंदर जिसका शासन था उनको बोला जाता था हैब्सबर्ग. ये याद रखिएगा. आपने नोटिस किया यूएसए के सामने मैंने 1917 टू 1918 लिखा है. क्यों लिखा है सोचा? क्योंकि यूएसए के उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन थे, और जब प्रथम विश्व युद्ध चला था तो उन्होंने वॉर में शामिल होने से मना कर दिया था. लेकिन 1917 टू 1918 में यूएसए भी विश्व युद्ध में शामिल हो गया था. इसके क्या कारण थे वो मैं आपको आगे बताऊंगी. ठीक, अब देखते हैं कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वार वन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना. इंपीरियलिज्म, अलायंसेस, मिलिटेरियनिज्म, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनलिज्म एंड लास्ट वन इज जर्मनीज न्यू एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी. अब हम इसको थोड़ा और इजी बना देते हैं लर्न करना. ठीक है, I am in Germany. हो गया ना इजी. I am in Germany. I for imperialism, A for alliances, M for militarism, again I for international organization यानी कि lack of international organization, N for nationalism and Germany's new expansionist policy. इजी है ना. अब हम करेंगे जो कॉजेज है वर्ल्ड वार वन के, अब हम उनको डिटेल में करेंगे. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. अब हम करेंगे कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वार वन. ट्रिक याद रखनी है, आई एम इन जर्मनी. ठीक, अब देखते हैं फर्स्ट आई फॉर इंपीरियलिज्म. इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद. साम्राज्यवाद होता है किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश पर जहां पर ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज या मैनमेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके ऊपर अपना कंट्रोल बनाना, ताकि वो ज़्यादा शक्तिशाली बन सके और ज़्यादा विशाल अपने आप को बना सके. ठीक है, तो अब देखते हैं इंपीरियलिज्म कैसे कारण बना प्रथम विश्व युद्ध का. स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका. उस टाइम पे अफ्रीका और एशिया ये वो रीजन थे जहाँ पर मैनमेड रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल थे. तो जो कंट्रीज थी वो चाहती थी कि अपना डोमिनेंस इन एरियाज में क्रिएट कर सके, इसीलिए इसको बोला गया था स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका के लिए दौड़. बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड ये वो कंट्रीज थी जो अपना डोमिनेंस बनाने में सक्सेसफुल हो पाई थी इन रीजन्स में. ब्रिटेन, अब ब्रिटेन के बारे में बता दूं, इन सबका जो लीडर था वो था ब्रिटेन. आपको मैं ये बताना चाहूंगी, ये वर्ल्ड है,
वर्ल्ड में 25% डोमिनेंस था ब्रिटेन का। 25%, देख रहे कितना पावरफुल था ब्रिटेन। और आपको ये बताना चाहूंगी कि इंडिया को कॉलोनाइज बनाना इतना इजी नहीं था, लेकिन इसमें सक्सेसफुल हो पाया था ब्रिटेन। यही कारण था कि इन सब ब्रिटेन की इन सब चीज़ों से इम्प्रेस होके जो कंट्रीज थी वो चाहते थे ब्रिटेन का मॉडल कॉपी करना। अब देखते हैं, आपको इतना क्लियर है कि कैसे इंपीरियलिज्म कारण बना है प्रथम विश्व युद्ध का। नेक्स्ट है अलायंसेस, यानी कि संधियां। संधियां वैसे काफ़ी सारी थी, गुप्त संधियां भी की हुई थी कंट्रीज ने आपस में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन है, मैं आपको वो बताना चाहूंगी, जो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ट्रिपल अलायंस जो कि 1882 में की गई थी। ट्रिपल एंटोंत अलायंस जो था ये 1907 यानी 1907 में की गई थी। अब ट्रिपल अलायंस में कौन कौन सी कंट्रीज थी वो आपको बता दें। जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और इटली, ये तीनों के बीच जो संधि हुई थी उसको कहते हैं ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल एंटोंत, इसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया था। इन तीन के बीच जो संधि हुई उसको बोलते हैं ट्रिपल एंटोंत। अब ब्रिटेन और रशिया के बीच में ऑलरेडी 1904 में संधि हो चुकी थी, तब इसको बोला जाता था डबल एंटोंत अलायंस, ठीक है। लेकिन जब इसमें फ्रांस ऐड हुआ तो इसका नाम पड़ गया ट्रिपल एंटोंत अलायंस। क्लियर है ना। अब आगे चलते हैं। एक और चीज, अलायंसेस का क्या रोल था वो आपको समझा दूं। बेसिकली जो ये वर्ल्ड वॉर 1 था वो सर्बिया और ऑस्ट्रो हंगेरियन के बीच था। कैसे था वो आगे आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी कि कैसे इनके बीच में ये इश्यूज शुरू हुए और कैसे वर्ल्ड वॉर 1 का रूप ले लिया। तो सर्बिया और ऑस्ट्रो हंगेरिया के बीच में ये वॉर था। सर्बिया में जो लोग रहते हैं और रशिया में जो लोग रहते हैं वो सेम एथनिसिटी के लोग रहते हैं, जिनको स्लाविक बोलते हैं, यानी सेम कल्चर के लोग रहते थे। तो सर्बिया ने हेल्प मांगा रशिया से, रशिया ने हेल्प करने के लिए सर्बिया के अटैक कर दिया ऑस्ट्रो हंगेरियन पे। ऑस्ट्रो हंगेरियन ट्रीटी वो अलायंस किया हुआ था किसके साथ, जर्मनी और इटली के साथ। तो ऑस्ट्रो हंगेरियन की हेल्प के लिए आया, रशिया पर अटैक किया जर्मनी ने। अब रशिया जो था वो भी अलायंस में था किसके साथ, फ्रांस, ब्रिटेन के साथ। तो जर्मनी पे अटैक करने आया फ्रांस। देख रहे हैं आप कैसे ये धीरे 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 ये वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेता है। तो ये जो संधियां थी इन्होंने काम किया, युद्ध को बढ़ावा दिया एक तरीके से, और जो आपस में बंधे हुए थे वो एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए, और ऐसे अलायंसेस जो थी कारण बनी प्रथम विश्व युद्ध का। नेक्स्ट देखते हैं मिलिटेरिज्म, यानी सैन्यवाद। अब इन्वेंशन ऑफ वेपन्स 19th सेंचुरी के आते आते जो कंट्रीज थी उन्होंने अपने अपने जो वेपन्स थे उनका इन्वेंशन करना स्टार्ट कर दिया था। नए नए वेपन्स का आविष्कार होने लगा था। जो ब्रिटेन था, सबसे पहले टैंक्स का यूज ब्रिटेन ने किया था, और इटली और जर्मनी ने तो अपनी नेवल पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लिया था, नौसेना को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लिया था। और ये जो सैन्यवाद था इसने एक कंपटीशन बना दिया था कि हर कंट्री अपने आप को मिलिट्री लेवल पे स्ट्रांग बनाने में कंपटीशन में जुट गई थी, और अब उनको ये लग रहा था कि जो जितना मिलिट्री पावर को स्ट्रांग रखेगा वो उतना ज्यादा महान और उतना ज्यादा स्ट्रांग कहलाएगा। सो सैन्यवाद इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव। कई बार कई सम्मेलन किए गए, कई मीटिंग्स हुई कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जहां पर कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट्स का जो भी है उनका सोल्यूशन निकाला जाए, या उन पर डिस्कशन हो, या ऐसी वॉर जैसी सिचुएशन कभी हो तो उसको वॉर होने से रोका जाए। कई बार कोशिश की गई लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि कंट्रीज जो थी अपनी मनमानी चला रही थी, सब एक होड़ में लगे हुए थे, अपने आप को बेस्ट बनाने में लगे थे, स्ट्रांग बनाने में लगे हुए थे। तो एक किसी संस्था का ना होना भी
ये एक कारण माना गया प्रथम विश्व युद्ध के होने का। अब नेक्स्ट है नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म इन यूरोप 19th सेंचुरी में जो राष्ट्रवाद है वो पूरा यूरोप में फैल चुका था, ठीक है। और जो जर्मनी और इटली का इंटीग्रेशन होता है, एकीकरण, जर्मनी और इटली का जो एकीकरण हुआ था वो भी राष्ट्रवाद के आधार पर ही किया गया था। अब क्या था कि टर्की साम्राज्य जो था उसके अंदर एक स्टेट आता था बाल्कन स्टेट, ठीक है। अब बाल्कन प्रदेश ने डिमांड करना शुरू कर दिया था अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य बनाने की। जैसे उसने देखा कि जो टर्की है वो वीक पड़ने लगा है, जो टर्की का साम्राज्य वो वीक पड़ने लगा है, तो उसने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें एक अपना अलग राज्य बनाना है, ठीक है। तो उसका भी जो इसमें भी हम देखेंगे राष्ट्रवाद की वजह से ही ऐसी चीजें हो रही थी। ग्लोरी ऑफ वॉर को एक अच्छा माना गया, बहुत ज्यादा अच्छा माना गया कि युद्ध जो है बहुत बढ़िया है, होना ही चाहिए। जो कंट्रीज जितने ज्यादा वॉर जीतेगी, जो जितनी लड़ाइयां लड़ेगी, वो उतनी महान कहलाएगी। तो आप देख रहे हैं कैसे जो राष्ट्रवाद था वो एक कारण बना प्रथम विश्व युद्ध के होने का। नेक्स्ट है जर्मनीज न्यू एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, यानी जर्मनी की नई विस्तारवादी नीति। वो क्या थी? जर्मनी का विस्तार करने के लिए एक पॉलिसी लेकर आए थे जो जर्मनी के सम्राट थे, द्वितीय सम्राट थे, जिनका नाम था विल्हेम। ये एक न्यू पॉलिसी लेकर आए थे और इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे उस पॉलिसी को आगे रखा 1890 में, जिसमें जर्मनी के लिए पूरा उसका विस्तार करने के बारे में बताया गया और जर्मनी को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के प्रयास किए गए थे। अब क्या था कि इस पॉलिसी से अदर कंट्रीज को प्रॉब्लम होने लगी। अगर जर्मनी स्ट्रांग बन जाएगा तो अदर कंट्रीज जो है वो उनको भी बात माननी पड़ेगी जर्मनी की। तो डोमिनेंस जिसका ज़्यादा होगा और जो ज़्यादा पावरफुल होगा उसी की ज़्यादा चलती है। तो इसीलिए सब जो कंट्रीज थी वो क्रिटिसाइज करने लगी थी और आलोचना करने लगी थी इस पॉलिसी की, और ऐसे काफ़ी इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए जर्मनी के साथ कंट्रीज के। और ये थे आपके मेन रीजंस, जो मेन कारण थे प्रथम विश्व युद्ध के होने के। इसके अलावा कुछ और रीजंस भी है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट आगे। अब हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के अन्य कारण क्या क्या थे। आपको मैं एक बार मैप समझाना चाहूंगी। जब आप एनसीईआरटी में 1912 का मैप देखेंगे तो कुछ ऐसा था। लेफ्ट साइड ऊपर की ओर यहाँ था ऑस्ट्रो हंगेरियन, यहाँ रशिया एंड नीचे था ऑटोमन एम्पायर। अब इनके बीच का जो रीजन था ना, उनको बोला जाता था बाल्कन कंट्रीज, ठीक। और कुछ बाल्कन कंट्रीज पे ऑस्ट्रो हंगेरियन का डोमिनेंस था। अब यहां मैंने बाल्कन कंट्रीज के नाम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप चाहे तो अल्फाबेटिकली सीरीज में लर्न कर सकते हैं, लाइक ABC ऐसे सीरीज में, या फिर आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। मेक अ रिजोल्यूशन, बी काल्म एंड बी स्ट्रॉन्ग। अच्छा है ना, थोड़ा मोटिवेशन भी मिल गया। तो हर वर्ड से आपको फर्स्ट लेटर लेना है। M फॉर मोंटेग्रो, A फॉर अल्बेनिया, R फॉर रोमानिया, B फॉर बुल्गारिया, C फॉर क्रोएशिया, अगेन B फॉर बोस्निया एंड S फॉर सर्बिया। बी स्ट्रॉन्ग से आप याद रखिएगा, बोस्निया और सर्बिया जो है नेबर कंट्रीज थी। इसका रीजन है बताने का, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो अब इन बाल्कन कंट्रीज को लेकर ऑस्ट्रो हंगेरियन, रशिया और ऑटोमन एम्पायर के बीच में ऑलरेडी 1890 से 1912 तक इनके बीच में थ्री टाइम्स वॉर हो चुका था। देख रहे हैं आप, ऑलरेडी इनमें आपस में ऑलरेडी 3 बार युद्ध हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? 1914 में। तो कॉन्फ्लिक्ट तो इनके बीच पहले से हो चुके थे। सो ये आपको रीजन समझ आया कि
आपस कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे इनके आपसी। अब इसके अलावा बॉल्कन कंट्रीज के बारे में एक और आपको चीज़ बताना चाहूँगी। बॉल्कन कंट्रीज को बोला जाता था पाउडर केग ऑफ यूरोप, यानी कि जो बॉल्कन कंट्रीज है वो एक बारूद से भरा कंटेनर है जिसमें कभी भी आग लग सकती थी। और ऐसा हुआ भी जब आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, जो ऑस्ट्रो हंगेरियन के प्रिंस थे, सम्राट अभी बने नहीं थे, ये बनने वाले थे क्योंकि इनके जो अंकल थे उनकी डेथ हो चुकी थी और उनके बाद अब ये सम्राट बनने वाले थे। तो आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ये गए थे बोस्निया गए थे। बोस्निया में एक जगह है साराजीवो, ठीक है, ये वहां गए थे अपनी वाइफ के साथ, जहां इनकी हत्या कर दी गई। कब? 28 जून 1914 को इन पर अटैक हुआ और इनको मार दिया गया। अब ऐसा माना जा रहा था कि अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बोस्निया और सर्बिया जो है वो नेबर कंट्रीज थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि सर्बिया इस बारे में ऑलरेडी जानता था, ठीक है, और जिसने इनको मारा था, जिसने अटैक किया था, वो व्यक्ति बोस्निया से था, ठीक है। तो सर्बिया इस बारे में जानता था और उसने सपोर्ट किया बोस्निया को ताकि वो अपने आप को स्वतंत्र करा सके ऑस्ट्रो हंगेरियन से, ठीक है। तो इसी के चलते ऑस्ट्रो हंगेरियन ने सर्बिया को ह्यूमिलेट करना शुरू कर दिया और फोर्स किया कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे। तो जब सर्बिया ने ऐसा मानने से इनकार किया, ये सब जो चीज़ें हुई कि सर्बिया को ह्यूमिलेट करना, सर्बिया को फोर्स करना सारी शर्तें मानने के लिए, ये सब हुआ था जुलाई में। इसीलिए इसको जुलाई क्राइसिस बोला जाता है। जो इवेंट्स हुए थे, ठीक है, वॉर इवेंट्स, वो जुलाई में हुए थे ये, तो इसीलिए जुलाई क्राइसिस याद रखना। तो अब आपको वो अलायंसेस वाला पार्ट याद करना पड़ेगा जो मैंने आपको पहले बताया था। अब आपको समझ आ रहा है कि जो लड़ाई थी ऑस्ट्रो हंगेरियन और सर्बिया के बीच में कैसे, अब वो समझ आ रही होगी आपको। तो मेन जो लड़ाई थी सर्बिया और ऑस्ट्रो हंगेरियन के बीच में थी, ठीक है। रशिया और सर्बिया, मैंने पहले भी बताया था आपको, सेम एथनिसिटी के लोग रहते थे जिनको बोला जाता था स्लाविक कल्चर के लोग रहते थे। सर्बिया की हेल्प के लिए ऑस्ट्रो हंगेरियन पे अटैक किया रशिया ने, ठीक है, और रशिया पर अटैक किया किसने किया? जर्मनी ने, ठीक है। मैंने अलायंसेस आप फिर से देख लीजिएगा पीछे जो मैंने बताई थी। जब जर्मनी ने अटैक किया रशिया पे, तो रशिया की हेल्प के लिए आया फ्रांस और जर्मनी पे अटैक कर दिया फ्रांस ने। अब ऐसे ही ये प्रथम विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो गया। जो वॉर था पूरा वो वर्ल्ड वॉर 1 बन गया, ठीक है। सो ये थे अदर रीजंस, प्रथम विश्व युद्ध के जो अदर कॉजेस थे वो मैंने आपको बता दिए। अब इसके आगे हम देखेंगे कि क्या क्या परिणाम रहे प्रथम विश्व युद्ध के, और जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, यानी प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम रहे वो देखते हैं। तो ट्रेंचेस होते हैं खाई जैसे गड्ढे बनाए गए थे सोल्जर्स के लिए, ताकि वॉर में जो अटैक हो वो अपने आप को उससे बचा सके। कहाँ बनाए गए थे? फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो वॉर हुआ था वहां पर ये बनाए गए थे। तो वॉर जो है वो थोड़ा टाइम तो चला नहीं था, बहुत लंबा चला था वॉर। सोल्जर्स को वहीं सरवाइव करना पड़ा था, वो वहीं रहते थे, खाते थे, पीते थे, सब वहीं। और जब बारिश होती थी तो उन गड्ढों में पानी भर जाता था, जिसकी वजह से सोल्जर्स के पाँव गल गए, कितने सोल्जर्स बीमारी से मर गए। तो ऐसा माना जा रहा था कि इतने सोल्जर्स वॉर में फाइट करते हुए नहीं मरे जितने सोल्जर्स बीमारी से और ऐसी बुरी हालत से मारे गए। बैटल ऑफ सोम 1916 में ये वॉर हुआ था। इसमें एक दिन में 80,000 सोल्जर्स मारे गए थे। अब तक का सबसे बड़ी संख्या है ये, जिसमें एक दिन में इतने ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए हो। टोटल इसमें 3 लाख सोल्जर्स मारे गए थे, ठीक है। और नेवल वॉर, ये आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आपको एक बार शुरू में जाना पड़ेगा, जब मैंने बताया था कि जब अमेरिका
वॉर में शामिल नहीं हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन वो आया कब? 1917 से 1918 में। अब वो कैसे आया वो आपको समझना पड़ेगा। तो नेवल वॉर जो है बेसिकली हुआ था ये जर्मनी एंड ब्रिटेन के बीच में। जर्मनी ने शिप्स बनाई थी जिसका नाम था यू बोट। ठीक है, जर्मनी ने जो इनके बीच वॉर हुआ था पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन में ये वॉर हुआ था। तो जर्मनी ने जो बोट बनाई वो अटैक कर रहा था ब्रिटेन की शिप्स पर। हाँ, अब अमेरिका से कुछ सिविल पैसेंजर शिप्स जाती थी ब्रिटेन, तो जर्मनी ने क्या किया, उन पर भी अटैक करना शुरू कर दिया और 1200 सिविलियंस मारे गए इसमें। यही कारण था कि जो अमेरिका था वो भी 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में आ गया। क्लियर है ना अब इतना? तो ये तो था कि क्या परिणाम रहे, ये परिणाम ही था कि अमेरिका को भी, जो वॉर चल रहा था, अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल होना पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंडिया की। इसके अलावा और भी परिणाम थे, जैसे इकोनॉमिकली, सोशली बहुत बुरी तरीके से जो देश थे उनकी हालत खराब हो चुकी थी, मानव अधिकारों का बहुत हनन हुआ था, लोग बहुत जान मान की हानि हुई थी, लोग बहुत मारे गए थे। तो ये सब थे परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के। अब हम बात करेंगे इंडिया का क्या रोल था प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, 13 लाख सोल्जर्स ने फाइट किया था अंडर ब्रिटिश आर्मी। उस टाइम पर तो हम स्वतंत्र हुए नहीं थे, तो 13 लाख सोल्जर्स ने फाइट किया ब्रिटिश आर्मी के अंडर रहकर, है ना। तो ये इतनी बड़ी संख्या थी ना कि ब्रिटिश आर्मी की खुद इतनी संख्या नहीं थी जितने हमारे इंडियन सोल्जर्स थे। फ्रांस, मिडल ईस्ट जो कि आज की डेट में इराक है, इराक, इजिप्ट, यहाँ भी सोल्जर्स ने फाइट किया था, इंडियन सोल्जर्स ने। तो ऑलमोस्ट 50,000 सोल्जर्स ने फाइट किया था। अब एक इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहूँगी मैं, इंफॉर्मेशन ये आपको पता होनी चाहिए। जो इंडिया गेट मेमोरियल जो बनाया गया, वो जो वर्ल्ड वॉर 1 में जो सोल्जर्स शहीद हुए थे और जो थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में जो सोल्जर्स शहीद हुए थे उनकी याद में ये बनाया गया था। मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी थर्ड एंग्लो अफगान वॉर पर भी, ताकि आपको उसमें इंडिया का भी रोल समझ में आए और वॉर के बारे में भी आपको डिटेल पता लगे। तो ये था पूरा वर्ल्ड वॉर 1। अब ज़रा कंक्लूजन पे आते हैं हम कि इसका कंक्लूजन क्या रहा। देखिए, जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था इसमें जो जीते थे वो जीते थे एलीट पावर्स। एलीट पावर्स जीते थे और सेंट्रल पावर्स हारी थी। ठीक है, सेंट्रल पावर्स में कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ओटोमन एम्पायर, ये हारे थे। रशिया, फ्रांस, जापान ये जीते थे। ठीक है, तो अब क्या था, जो एलीट पावर्स थे वो वर्ल्ड वॉर 1 के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे जर्मनी को कि जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ उसमें जो सबसे ज्यादा जान मान की हानि हुई या जो भी परिणाम रहे, वो उस सब का जिम्मेदार कौन है? जर्मनी। ऐसा एलीट पावर्स ने माना। ठीक है, और इसके बाद जो हुआ कि जर्मनी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया और उसके ऊपर ज़बरदस्ती अलायंसेस, जी हाँ, अलायंसेस ज़बरदस्ती थोपी गई। काफ़ी कुछ हुआ, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये पूरा वर्ल्ड वॉर 1 टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। और सजेशन ज़रूर दीजिएगा और कुछ भी क्वायरीज हो आप प्लीज़ पूछिएगा, क्योंकि जो सवाल ज़्यादा करते हैं वो अक्सर गलतियाँ कम करते हैं। थैंक यू।